फाइंड द रेडियस ऑफ gyration of uniform solid sphere of radius 5 cm about the axis PQ as shown in figure। तो ये आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप जानते हैं I इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर होता है, के इज इक्वल टू आई बाई एम हो जाएगा। तो यही आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है। कहने का मतलब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा। तो हम लोग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आई पी क्यू की वैल्यू निकालना होगा, तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा हम लोग को। आई पी क्यू इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का, प्लस इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक हम लोग m इंटू डी स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का सभी लोग को पता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, और ये टोटल मास हो गया आपका m इंटू डी स्क्वायर। दूरी कितनी हो गई आपकी, सेंटीमीटर में डिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए आंसर अपना जो आएगा सेंटीमीटर में ही आने वाला है। तो आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपके पास हम लोग यहीं पे m से डिवाइड कर दें, तो यहाँ m कट जाएगा और सारा वैल्यू सेंटीमीटर में रखें, तो ये आंसर क्या आएगा आपका k इज इक्वल टू जो आएगा आपका रूट में आएगा, रूट मास डिवाइड कर दिया, काट दिया गया 2/5 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस जो है स्फीयर का वह कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मास कट गया है तो ये हो गया आपका 100, और यहाँ से अगर हम लोग देखें एक 5 से एक स्क्वायर से एक कट जाएगा, या आएगा 10, और ये हो गया आपका 100। इस तरीके से आ गया 110, लेकिन आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में। इस तरीके से जो मेमोरी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का सवाल है। आप ये समझिए, थोड़ा सा सर्किट में कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन लेवल आपका 10th स्टैंडर्ड का ही है। इसमें पूछा हुआ है आपका इसमें करंट बताना है और इसमें करंट बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा करंट निकाल लेते हैं सर्किट में। यहाँ से करंट जाएगा, जैसे करंट जाएगा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो 2 और 2 मिला करके हो गया 1, और ये हो गया सीरीज में 3 हो गया। 20 और 5 में 20 बड़ा है तो 20/5, तो ये हो जाएगा 4 टाइम है तो अपन 5 हो जाएगा, बराबर हो गया 4, तो +4, और साथ में सेल के भीतर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको भूले नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ये हो गया 3, शायद इसी के लिए ये क्वेश्चन लिखा भी है यहाँ पे, इसी को दिखाने के लिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे जल्दी जल्दी करने में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल्दी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस लगाएंगे तो आंसर करेक्ट आएगा। तो 1 + 3 4 + 4 8 + 3 11 हो गया आपका। इस तरीके से नेट रेजिस्टेंस जो आ गया आपका 11 ओम हो गया। ठीक है भाई। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ से करंट निकालना हो तो I इज इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस हो गया। नेट वोल्टेज आपका कितना हो गया 24 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका 11 ओम। अब इस तरीके से, लेकिन करंट ये पूरे सर्किट में से जा करके जाएगी, लेकिन हमको पूछा किस में गया है, इसमें पूछा गया है। इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक तो करंट डिवीजन रूल लगा लें। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर एक रेजिस्टर R1 है और एक रेजिस्टर R2 है, देखो जल्दी लगाना होगा तो ये लगाएंगे हम लोग, नहीं तो आपको जो आपका रेगुलर मेथड है वो अप्लाई करके बताते हैं अभी। तो इसमें अगर करंट हमको बताना होगा I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है टोटल करंट। इसमें बताना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन क्या हो जाता है नेट रेजिस्टेंस R1 + R2। वही अगर हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे I1 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर इसमें करंट पूछा गया तो टोटल करंट हो गया आपका 24/11 इंटू करंट इसमें पूछा गया तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो हो गया ये 20 + 5। तो इस तरीके से हो गया ये 24/11 इंटू 5/25, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/55। 24/55 यहाँ से देखें तो 24/55 ये वाला ऑप्शन आ रहा है।
और किसी में नहीं है, हालांकि हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑप्शन अपने से बनाए हुए हैं। तो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा इस तरीके से, I2 इज इक्वल टू, I2 अगर निकालना होगा इसमें तो क्या होगा, टोटल करंट अपना क्या है 24/11 इंटू, अब रेजिस्टेंस ये हो जाएगा अपोजिट वाला 20 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 25, तो ये हो गया 4 टाइम और ये हो गया 5, तो 24 इंटू 4 बराबर हो गया 96 अपॉन ये कितना हो गया 5 टाइम जा रहा है तो 55, इस तरीके से ये, कहने का मतलब यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। जनरली जो है सब लोग क्या करते हैं, इसको काफ़ी लेंदी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने मेथड से अगर सॉल्व करें तो ये चीज़ें काफ़ी लेंदी हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग आपसे बात करें कि मान लीजिए कोई क्या करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 5 और 20 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 पैरेलल विथ 5, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 100/25 मिला के कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, तो 4। अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो नेट वोल्टेज होता है आई इंटू आर अगर करते हैं तो नेट करंट यहाँ से जो करंट आ रहा है भले डिवाइड होगा लेकिन इसमें वही करंट जाने वाला है, कितना जाने वाला है जो शुरुआत में आपने निकाला था, कितना निकाला था ये आई की वैल्यू 24/11, तो आप 24/11 इंटू 4 ये वोल्टेज हो जाता, और करंट अब निकालना होगा तो I1 बराबर क्या होता है इसका वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज हो गया आपका 24/11/4, अगर डिवाइड करें हम लोग 24/11 इंटू 4 बाई अगर 20 करते हैं तो 1/5 होता, कट जाता तो 24/55, मतलब इस तरीके से भी ये आंसर ये आता है। जनरली यही करते हैं तो लेंदी मेथड बनता है इसका, ठीक है भाई। तो आप जैसे भी हो आप ट्रीट कर सकते हो उसको। फिर अगला क्वेश्चन है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि अगर एक बेस है आपका, देख लेते पढ़ लेते हैं सवाल। इन द फिगर सोन 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, इसकी जो वैल्यू है आपकी कितनी है 4 किलोग्राम है, और m2 1 किलोग्राम, ये वैल्यू जो है कितनी है आपकी 1 किलोग्राम, प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड बेस, ये फिक्स्ड है कहने का मतलब ये मूव नहीं करने वाला है, तो ध्यान रखें ये आगे के चैप्टर से नहीं है, आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से ही है। कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग का मतलब कोई भी मास वगैरह नहीं है, रोटेशन चैप्टर से नहीं है, तो सिंपल सवाल है पहले से आप लोग जानते हैं। अब उस कंडीशन में ओवर इज स्मूथ पुली, मतलब पुली भी क्या है फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका ये किस चैप्टर से लिया गया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। तो स्टूडेंट डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने टेंशन पूछा हुआ है, टेंशन पूछा है तो सभी लोग को पता है कि ये इधर की तरफ पुली जाएगी, अगर इधर की तरफ जा रही है तो नेट एक्लेशन, दो तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, सबको पता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास एलोंग द रोप, फॉर्मूला क्या होता है एलोंग द रोप, तो एलोंग द रोप हम लोग अप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो एलोंग द रोप अगर हम लोग बात करें वेज बनाते हैं यहाँ से, ब्लॉक यहाँ पे पुलिस से ये जा रहा है, ऑब्वियसली बात है ये वाला जो होता है आपका 40 होता है सबको पता है, लेकिन ये जो ये वाला एंगल होता है 60 डिग्री है, तो ये हो जाता है 40 sin 60 एलोंग द रोप फोर्स लेना है हमको, और ये हो गया आपका 1 किलोग्राम का, तो ये हो जाएगा 10 1 इंटू जी 10 साइन, और ये वाला एंगल कितना है 30, तो ये वाला एंगल 30, तो साइन 30 हो गया। तो अगर हम लोग इस रोप को ऐसे फैला दें तो काफ़ी सिंपल सवाल बन जाता है, इधर की तरफ इधर 40 साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया आपका 20√3, और ये 10 साइन 30 ये कितना हो गया आपका 5। तो नेट फोर्स अगर हम लोग पुलिंग की बात कर लें तो नेट फोर्स आपका 20√3 में से 5 घटा देंगे, 20√3 - 5, और अगर एक्लेशन की बात करें तो नेट मास कर देंगे, तो नेट मास दोनों को खींच रहा है कितने मास को, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1, कितना हो गया भाई 5। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये आपका 4√3 - 1। अब जैसे ही एक्लेशन आ गया आपका, आ जाएगा हम लोग टेंशन फोर्स किसी भी इक्वेशन में लगा लेंगे। जैसे हम लोग इसी में लगा लेते हैं, FBD बना लेते हैं यहाँ से टेंशन फोर्स के लिए। अगर यहाँ से बना लेते तो ये टेंशन फोर्स आपका T इधर की तरफ, ए बी इधर की तरफ, तो अगर इसका इक्वेशन लगाए हम लोग तो T माइनस ये वाला फोर्स नेट फोर्स 5 इज इक्वल टू M इंटू ए, ये ना भाई F बराबर M इंटू ए, यही करने वाले हैं। तो T माइनस 5 M, इसका मास कितना है 1, और ए कितना है आपका 4√3 - 1। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे -5 उधर जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू +5, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4 + 4√3, या फिर 4 कॉमन कर ले अगर यहाँ से, तो 4 कॉमन हो गया तो ये हो गया √3 + 1,
इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा 4 प्लस √3+1, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। तो काफ़ी आसान है, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको देखें तो ये एनसीईआरटी लेवल का है, मतलब उसमें भी एनसीईआरटी का अगर हम लोग बात करें तो डिफिकल्टी लेवल इसकी अगर बात करें तो केवल और केवल 60 to 70% तक पहुंचती है। इसकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी आसान है जो पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ाते हैं इसको। फिर ये आपका आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इतना is placed in a linearly bearing perpendicular magnetic field which has magnitude 0.5 टेस्ला at t is equal to 0। मतलब पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड थी, शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड थी, कितनी थी आपकी, कितनी थी 0.5 टेस्ला, b इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला कितने पे, t इज इक्वल टू 0 पर। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू जीरो कितने समय में, 0.5 सेकेंड। लेकिन जैसे ही समय कितना हो जाता है, आधा सेकेंड बीतता है, उतने में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। लेकिन इसका वेरिएशन जो बोला है, वेरिएशन यूनिफॉर्म है, लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या होता है, लीनियर वेरिएशन का मतलब ये हो गया आपके पास कि ये हम लोग जो इसका इंस्टेंटेनियस का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, हमको इंटीग्रेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछा हुआ है फाइंड द ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए एक तो होता है d∅dt, ठीक है भाई। और अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से अगर वेरी करता, इनका कहने का मतलब यही था, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेरी करता तो हम लोग डिफरेंशिएट करते, फिर सॉल्व करते, फिर निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है, बहुत ईजिली जो है हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। जब एवरेज की बात आती है, लीनियर वेरिएशन अगर आ रहा है, तो आप ΔΦ/ΔT कर सकते हैं। ΔΦ मतलब क्या हो गया, b इंटू ए कॉस 0, ये हो गया आपका d/dt, मतलब वही डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर हो जाएगा, लूप बाहर कर लेते हैं a, और यहाँ बचा के आपका ΔB/ΔT। ए की वैल्यू कितनी हो गई, एरिया ऑफ द लूप अगर लिखे हम लोग, कोई लूप है, रेडियस आर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका πr²। कोई एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, रखा हुआ है लीनियर वेरिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब या तो एंगल 0 लें या तो एंगल 180 लें, तो हम लोग 0 ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, πr²। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 10/√π इंटू 10⁻², इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर, इंटू ΔB/ΔT। चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ आपका 0.5 से 0 हो गया, कितने समय में, तो आपका 0.5 सेकंड में ही। तो ये तो कट गया, कोई बड़ी बात नहीं, π√π ये भी कट गया, तो बचा क्या आपका, बचा क्या भाई, तो काफ़ी आसान चीज़ क्या बचा, देखो यहाँ से जो बचने वाला है वो हुआ आपका 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इंटू ये कितना हो गया 10⁻⁻4, कट जाएगा तो 10⁻⁻2 वोल्ट या फिर 0.01 वोल्ट, ठीक है। तो काफ़ी आसान सवाल है, जनरल सवाल है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का ही सवाल है। डिफिकल्टी लेवल इसको भी अगर दिया जाए तो 60 to 70% लेवल का है, मतलब मीडियम वर्क का सवाल है, ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। मतलब एसी चैप्टर से अगर हम लोग बात करें, एसी चैप्टर से, तो एसी चैप्टर में क्वालिटी, ये नॉर्मल फार्मूला, बैंडविड्थ का फार्मूला सब लोग को पता है, क्या होता है R/L, और क्वालिटी फैक्टर जो होता है आपका 1/R रूट में L/C, या फिर वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बटा ये, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे फार्मूले पर रखते हैं हम लोग, सीधे आंसर पाते हैं यहाँ से। बैंडविड्थ कितना आ जाएगा बोलो, R/L की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, R कितना है यहाँ 5, L 0.2, तो ये ऊपर हो गया 50/2, कितना हो गया 25 हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें 1/R रेजिस्टेंस कितना है 1/5, 1/L इंडक्टर कितना है, इंडक्टेंस 0.2, एंड C कितना है 0.2 माइक्रोफैरेड है, ध्यान रखना, इस बात की गलती मत करना, -6, तो ये ऊपर चला जाएगा, 0.2 कट जाएगा, तो 1/5 10⁶ हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो 10⁻³ बाहर निकलेगा, 10⁻³ तो कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1000/5 मतलब 200। अब 200 निकला, पूछा गया इन्होंने रेशियो बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, ध्यान रखना, मतलब बैंडविड्थ अपॉन क्वालिटी फैक्टर निकालना है हमको, बैंडविड्थ अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ अपॉन क्वालिटी फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो बैंडविड्थ कितना है आपका 25,
25। क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया, क्वालिटी फैक्टर सॉरी कितना हो गया भाई, क्वालिटी फैक्टर हो गया आपका 200। कितना हो गया ये 1/8, तो 1/8 ये वाला ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो जिसको भी फॉर्मूला अगर एनसीईआरटी का भी याद होगा, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, तब भी क्या कर सकता है वो ये आंसर पा सकता है। बोलो भाई, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो भाई ये तो बहुत ही आसान है, जिसने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए भी आसान है, फिजिक्स में भी जिसने पढ़ा होगा, मतलब वह कॉन्सेप्ट जिसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फेमस है वही ऑप्शन में। जैसे अगर हम लोग पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी पर ना डिपेंड करके किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन वर्क फंक्शन, ये भी गलत बात है, केवल उसी पर डिपेंड करता भी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, एकदम गलत है। ठीक है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसी के लिए आइंस्टीन और प्लैंक ने मिलकर के ये वाला चीज़ किया हुआ था। अब ध्यान से देखें, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये सबसे मतलब इसी के लिए थ्योरी फेमस ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर के लिए। 1905 या 1921 ऐसा करके कुछ में आपको नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला हुआ था इस बात पे, और ये काफ़ी फेमस चीज़ है, चैप्टर ही इसी के लिए स्टार्ट होता है। मतलब जो बवाल चला हुआ था कि कौन ये वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, उसको कौन प्रूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट प्रूव करता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल है ये, मतलब हमको कहा जाए कि अगर सबसे आसान सवाल तो ये जिसके लिए फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे आसान कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। ए बॉल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन वर्टिकल प्लेन, अगला क्वेश्चन है ये। इफ अ बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकल प्लेन इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 360 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन कवर ऑन ग्राउंड कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट। ध्यान से देखें, इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकल प्लेन, ग्राउंड से वर्टिकल प्लेन में अगर फेंका जा रहा है तो 360, मैक्सिमम हाइट कितना जा रही है भैया 360 जा रहे हैं, यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट कितना होता है भाई सबको पता है ना, अगर यू से फेंकते हैं तो यू स्क्वायर बाई 2g। क्लास 9 के बच्चे को भी इतनी बात पता रहता है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू ठीक है जो भी हो, यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू तो इन्होंने कितना दे दिया है 360। फिर इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन कवर ऑन ग्राउंड कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट। अगर प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट कर दें तो मैक्सिमम डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना जा सकता है, मतलब आर मैक्स पूछा हुआ है, और आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू पता है आपको, यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू पता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 2 कर दे, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू पता है कितना है आपके पास 360 इंटू 2, ये कितना हो गया आपके पास 720 मीटर। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी फेमस है ये, हर साल ग्रेविटेशन से हर साल आता है ये ऐसा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस 18 न्यूटन, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना है 18 न्यूटन का है। इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन 3200 किलोमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से कहाँ से लेकर के चले जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से सरफेस से, तो 3200 किलोमीटर, मतलब ये एच की वैल्यू है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है भाई 6400 किलोमीटर, मतलब ये कितना हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2, इस हाइट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जब यही आदमी पहुंच जाएगा या ब्लॉक पहुंच जाएगा तो इसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें ध्यान से, सबको पता है कि जी डैश की वैल्यू क्या होती है, या फिर जनरल आर दूरी पर, यहाँ से अगर आर दूरी पर हम लोग को जी लिखना हो तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे अगर हम लोग बात करें, ये क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या हो गया आपका हाइट, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास आर ई प्लस एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो गया आपका जी एम ई अपॉन आर ई को कॉमन कर लीजिए, तो आर ई को कॉमन कर लें तो एक फार्मूला फेमस सा मिलता है,
यह एकदम 100 में 100% करेक्ट फॉर्मूला है। और इसके जगह पे आप सभी लोग जानते हो सरफेस पे जो जी होता है, सरफेस पे जो जी होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ये रख ले, तो जी डैश इज इक्वल टू हो गया आपका जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। आगे फर्दर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका जी 1 माइनस 2 एच बाई आर ई आता है। लेकिन ये कब आता है, फॉर्मूले में लिखा रहता है कब, ये तब आता है जब हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। समझ गए भाई, हाइट बहुत ज़्यादा ना हो उस समय पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं करेंगे। और काफ़ी कॉमन सा फॉर्मूला ये है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसको जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, कोई भी याद कर सकता है इसको। तो आप इसी को हमेशा याद करके अप्लाई किया करिए, हमेशा। हमारा करने का मतलब आप ऑलवेज इसी को ही अप्लाई किया करिए। तो जी की वैल्यू, ठीक है, इन्होंने पूछा कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे सरफेस पे 18 न्यूटन दिया है, तो क्यों ना हम लोग एम से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो भाई। तो यहाँ पे फोर्स मिल गया, इस साइड पे वेट बराबर क्या हो गया, नॉर्मल सरफेस का फोर्स अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 प्लस एच बाई आर ई, और ये क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा, केवल इसी का स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई। तो एफ एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 18 न्यूटन, ठीक है। और 1 प्लस एच बाई आर ई, एच बाई आर ई कितना हो गया, ठीक है, आर ई की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू कितनी है, आर ई बाई 2, तो आर ई से आर ई कट जाएगा, तो ये 1/2 इसका स्क्वायर हो गया, तो 18, और ये क्या हो गया 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, ऊपर चला जाएगा तो 18 इंटू 4 अपॉन 9, कितनी बार हो गया 2, तो हो गया 8 न्यूटन। कहीं गलती अगर नहीं कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8 न्यूटन। आंसर कितना आएगा भाई, 8 न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो ऑप्शन में आप क्या बोल लीजिएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डिजिटल टाइप क्वेश्चन है ये, तो कितना आएगा आपका 8 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल बहुत ही रेगुलर टाइप का है, मतलब कई बार जो पूछा जाता है वैसा सवाल है। ठीक है, कोई भी इसको रिकमेंड कर सकता है अगर थोड़ा थोड़ा जानता है तो, और आप भी जानते होंगे जो पेपर दे रहे होंगे, ये काफ़ी आसान है। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन एज, तो अगला क्वेश्चन जो है ना आपका वेव चैप्टर से है, और वेव के भी मतलब प्रोग्रेसिव वेव से, मतलब उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वेव का, उससे सवाल पूछा हुआ है। मतलब थोड़ा सा भी एनसीईआरटी में भी इसको टफ किया जा सकता था, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने उसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं किया है। 0.05 साइन 2x माइनस 4t, तो वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर पूछे हम लोग, तो v की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा बाई के, आगे बढ़ा सकते हो आप, देख लो 2 पाई फ्रीक्वेंसी, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई कट जाएगा, f इंटू लेमडा सबको पता है, तो ओमेगा बाई के। और कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कंपेयर अगर करें तो ओमेगा टी का जो कोएफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे कौन है यहाँ पे, ओमेगा की जगह पे है 4, और के की जगह पे कौन है यहाँ पे, के की जगह पे है 2, इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो 4/2 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आ गया आपका। तो ये भी काफ़ी आसान, हमने क्या बोला, वेव का सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, वो अप्लाई हुआ है, वेव चैप्टर से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, उसके पहले ही लॉ से है, पहले ही टॉपिक से है, उसको भी देखते हैं, और उसका भी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। टू चार्ज Q1 and Q2 separated by a distance d are placed in a medium of dielectric constant K. If they are placed in the air, then find the equivalent distance at which they experience same force. मतलब इन्होंने पूछा हुआ है कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 किसी मीडियम में रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर, d दूरी पर, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, बोलो भाई, सबको पता है K के जगह पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल के डायलेक्ट्रिसिटी अगर K है इनका, तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या बोला, इफ दे आर प्लेस्ड इन द एयर, अगर इन्हीं को हम लोग एयर में रख दें Q1 Q2, तो उतना ही फोर्स आने के लिए किस डिस्टेंस पे रखना चाहिए, इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट विच दे एक्सपीरियंस सेम फोर्स, मतलब उतना ही डिस्टेंस पे, मतलब उतना ही फोर्स पाने के लिए क्या डिस्टेंस रखे, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस समय फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो भाई, एयर में
1/4πε0। एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स बराबर होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये वाला चीज़ कट जाएगा, ये वाला चीज़ कट जाएगा। तो आर के स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, डी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर ले लेते हैं। इस आर की जगह पे ये हो गया आपका कितना, डी स्क्वायर। तो उस आर स्क्वायर की जगह पे क्या है आपका के इंटू डी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितनी हो गई, रूट के इंटू डी। इस तरीके से ये वाला भी सवाल मतलब पहले ही टॉपिक का है और एकदम आसान है, एनसीईआरटी से ही है, समझ गए। तो आप इतना आसान सवाल, मतलब ये जो लेवल है आपका, मतलब कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड के लेवल का है, कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड के लेवल का है जो क्वेश्चन आ रहा है आपका एनसीईआरटी का। मतलब उसमें भी जो लेवल फिजिक्स के हो सकते हैं अच्छा ठीक ठाक, उनमें जो है ये हम अगर लेवल को डिवाइड किया जाए तो 50 to 60% के लेवल का सवाल आ रहा है। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएगा कोई तो करेक्ट आंसर और करेक्ट रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं।